हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। आज के दिन देश और दुनिया को लेकर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है अमेरिका से। अमेरिका से न्यूज़ आ रही है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की रेस से अपना नाम पीछे कर दिया है और वो 5 नवंबर को होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इस बार खड़े नहीं होंगी। न्यूज़ आ रही है कि जो बाइडेन ने अपनी जगह अपनी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का नाम नॉमिनेट किया है एंड अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका को पहली महिला और पहला भारतीय मूल का प्रेसिडेंट मिल जाएगा। हालांकि ये भी आसान नहीं होगा क्योंकि जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने अभी तक कमला हैरिस को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। ये वीडियो सुबह के 5 बजे रिकॉर्ड हो रही है और अभी तक अमेरिका से कंफर्मेशन नहीं आई है कि डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को ही अपना कैंडिडेट चुनती है। एंड अगर डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस को अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना भी लेती है तो भी हमें पता है कि अमेरिका के अंदर वहाँ पर रेसिज्म काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के सामने इलेक्शंस जीतना कमला हैरिस के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। जो बाइडेन के नाम पीछे लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की भी एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि कमला हैरिस को चुनाव हराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और वो कमला हैरिस को बेहद आसानी से हरा देंगे और ये वाला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अब वो पूरी तरह से जीतने वाले हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि कमला हैरिस इंडियन डायस्पोरा और भारतीय ओरिजिन के लोगों से खुल के वोट मांगती हैं और ये क्लेम करती हैं कि वो दिल से भारतीय हैं। लेकिन अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद वो अभी तक एक बार भी भारत की विजिट के ऊपर नहीं आई हैं। साल 2021 में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग की थी और साल 2022 में एक बार भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर के साथ फोन कॉल के ऊपर बात की थी। इसके अलावा उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत करने के लिए अपनी तरफ से अभी तक कोई भी सिग्निफिकेंट काम नहीं किया है। वैसे आप इन दोनों में से किसको सपोर्ट करते हैं, यानी आपके अकॉर्डिंग अमेरिका का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप या फिर भारतीय मूल की कमला हैरिस? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की सेकंड अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। दरअसल पिछले कल बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी से रिजर्वेशन और आरक्षण को खत्म करने का फैसला किया, जिसके बाद अब बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में केवल 7% का आरक्षण होगा। इसमें से 5% 1971 का युद्ध लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए, 1% बांग्लादेश की ट्राइबल कम्युनिटीज और 1% बांग्लादेश में विकलांगों के लिए रखा गया है और 93% जॉब्स ओपन मेरिट के ऊपर होंगी। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ये जो आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन पॉलिसी थी इसको शेख हसीना गवर्नमेंट ने साल 2018 में ही खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश की लोअर कोर्ट ने आरक्षण हटाने की सरकार के फैसले के ऊपर रोक लगा दी थी। अब लोअर कोर्ट के फैसले को बदलते हुए बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी फैसले को इम्प्लीमेंट कर लिया है और मोस्टली आरक्षण को हटा दिया है। इस आंदोलन में अभी तक 151 लोगों की जान चली गई है जबकि 5000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इसलिए बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्दबाजी में ये फैसला किया है। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि बांग्लादेश में 91% मुस्लिम पॉपुलेशन है जबकि 9% माइनॉरिटीज है और 8% हिंदू पॉपुलेशन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5% माइनॉरिटीज कोटा को भी खत्म कर दिया है और अब बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के लिए भी आरक्षण नहीं है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। दरअसल बांग्लादेश में वायलेंट प्रोटेस्ट यानी कि हिंसक प्रदर्शन के कारण मालदीव्स की सरकार को भी अपने नागरिकों की चिंता हो रही थी। मालदीव्स बेशक छोटा सा देश है लेकिन फिर भी मालदीव्स के 90 लोग बांग्लादेश में फंसे हैं और मालदीव्स के 2 स्टूडेंट्स बांग्लादेश में हायर स्टडीज के लिए गए थे। न्यूज़ आ रही है कि मालदीव्स की सरकार ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि जिस तरह से भारत ने नेपाल और भूटान के स्टूडेंट्स को बांग्लादेश से रेस्क्यू किया है वैसे ही मालदीव्स के स्टूडेंट्स को भी भारत रेस्क्यू करे। जिसके बाद भारत ने मालदीव्स के एक स्टूडेंट को भी रेस्क्यू कर लिया है और वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से इंडिया वाली साइड आ गया है। मालदीव्स के अलावा भारत ने 1200 नेपाली स्टूडेंट्स को भी बांग्लादेश से रेस्क्यू कर लिया है, भूटान के 38 स्टूडेंट्स, जबकि भारत ने अपने खुद के 4500 स्टूडेंट्स को भारत वापस ला लिया है। बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर प्रोटेस्ट अभी भी जारी हैं और स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि शेख हसीना गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स को हटाया जाए यानी कि उनको रिजाइन करवाया जाए और जिन भी स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट के लिए बांग्लादेश की पुलिस ने अरेस्ट किया है उन सबको रिलीज किया जाए। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा भारत ने चाबार पोर्ट को लेकर ईरान के साथ एक डील साइन की है। अब चाबार पोर्ट भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, रशिया और इवन यूरोप के भी कई सारे देशों में वहां पर सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए भारत इसी चाबार पोर्ट का यूज करता है। इसलिए भारत ने इसकी डेवलपमेंट के ऊपर कई हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। अब इसी चाबार पोर्ट को लेकर ईरान की सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान और भारत के बीच जो इस चाबार पोर्ट को लेकर नई डील साइन हुई थी उसके कुछ कंटेंट को ईरान की सरकार सीक्रेट ही रखेगी, यानी इस डील के कुछ डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक में बिल्कुल नहीं लाया जाएगा क्योंकि उससे अमेरिका के सैंक्शंस का खतरा है। यानी कि अगर अमेरिका को भारत और ईरान की चाबार पोर्ट की पूरी डील के पॉइंट्स और एग्रीमेंट पता चल गए तो अमेरिका चाबार पोर्ट के ऊपर भी प्रतिबंध लगा देगा। इसलिए ईरान की सरकार इसको सीक्रेट रखना चाहती है। अभी के समय भारत की रिक्वेस्ट पर अमेरिका ने ईरान के चाबार पोर्ट के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए हैं
क्योंकि ये पोर्ट स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इस न्यूज के ऊपर अमेरिका क्या कमेंट करेगा ये भी काफी इंटरेस्टिंग होगा और हम उसको भी कवर करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आज की 5th अपडेट आ रही है वेस्ट बंगाल स्टेट से। दरअसल वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हिंसा के कारण बांग्लादेश के रिफ्यूजीज और बांग्लादेश के लोग बॉर्डर के ऊपर शरण मांगने के लिए उनकी स्टेट में आएंगे तो वो उनको मना नहीं करेंगी और बांग्लादेश के सभी रिफ्यूजीज को अपनी स्टेट में जगह देंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि ये तो यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र की भी डायरेक्शंस देंगी, पड़ोस से अगर कोई शरण मांगने आता है तो उनको सम्मान दिया जाना चाहिए और केंद्र की मोदी सरकार कभी भी गिर सकती है और मोदी जी एक अनस्टेबल गवर्नमेंट चला रहे हैं, इसलिए अगर उनके दरवाजे के ऊपर बांग्लादेश के लोग मदद मांगने के लिए आते हैं तो वो जरूर मदद करेंगी। ये कहना है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का। हालांकि पिछले कल ही कुछ ही घंटों के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट जारी करके वेस्ट बंगाल को कह दिया कि ये मैटर्स केंद्र सरकार के अंडर आते हैं और इस तरह के मसले के ऊपर वेस्ट बंगाल की सरकार की कोई भी भूमिका नहीं बनती है, इसलिए इसके ऊपर कमेंट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। आज की 6th अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। पिछले कल हमने आपको बताया था कि कश्मीर के बाद अब जम्मू रीजन में भी 50 से 55 के बीच पाकिस्तानी आतंकवादी इस समय एक्टिव हैं और ये सारे पाकिस्तान से जम्मू के रीजन में एंटर हुए हैं। अब सिक्योरिटी एजेंसीज ने पिछले कल पाकिस्तान बॉर्डर के पास एंटी टनल ड्राइव चलाई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं ये पाकिस्तानी आतंकवादी किसी टनल के थ्रू भारत की सीमा में तो नहीं घुस रहे हैं, क्योंकि साल 2018 में जम्मू की राजौरी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद फिर 2019 में सांबा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद 2020 में कठुआ डिस्ट्रिक्ट और फिर साल 2022 में भी बीएसएफ को सांबा डिस्ट्रिक्ट में कई सारे टनल्स मिले थे जिसके थ्रू पाकिस्तानी आतंकवादी भारत की सीमा में एंटर हुए थे। अब दोबारा से ये टनल्स ढूंढने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अचानक से जम्मू की 5-6 डिस्ट्रिक्ट्स में एक साथ 50 से 60 आतंकवादियों का एक्टिव होना, इसका मतलब है कि पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुसने के लिए आतंकवादियों को कोई सेफ एंट्री पॉइंट मिल गया है और उसी को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आज की 7th अपडेट आ रही है अमेरिका, भारत और रशिया को लेकर। दरअसल अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान ने भारत और रशिया की दोस्ती के ऊपर कमेंट किया है। अमेरिका के एनएसए ने कहा है कि उनको इस बात की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती है कि भारत रशिया के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को तोड़ देगा और भारत और रशिया की दोस्ती खत्म होगी। अभी जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया गए थे उस दौरे से भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है कि रशिया और भारत में दूरी बनेगी। पुतिन को गले लगाने के ऊपर जेक सुलिवान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी ग्लोबल लीडर के साथ मिलते हैं तो उनको अपना एक स्टाइल है, यानी कि उनको गले लगाकर मिलते हैं। लेकिन अमेरिका ऐसे किसी भी देश के लीडर को मॉस्को यानी कि रशिया जाकर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को गले लगाते नहीं देखना चाहता है, जिस देश के साथ अमेरिका के काफी अच्छे संबंध हो और अमेरिका का पार्टनर हो। अमेरिका के एनएसए ने कहा है कि रशिया और चाइना ये दोनों देश आपस में ज्यादा करीबी दोस्त हैं और कल को चाइना के केस में अगर भारत के ऊपर कोई संकट आता है तो रशिया भारत की मदद कभी नहीं करेगा, रशिया भारत के किसी भी काम नहीं आएगा। ये कहना है अमेरिका का। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत और ब्रिटेन को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड लैमी 23 जुलाई यानी कि कल भारत के दौरे के ऊपर आएंगे। हो सकता है कि दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर कोई बड़ा फैसला हो। ब्रिटेन की नई सरकार की भारत के साथ पहली मीटिंग होगी। आज की 9th अपडेट आ रही है ब्रिक्स संगठन को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि इस साल अक्टूबर महीने में जो ब्रिक्स समिट होना है उससे पहले अभी तक दुनिया के 40 देशों ने ब्रिक्स संगठन को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर लिया है। अभी इस समय ब्रिक्स में 10 देश हैं और हो सकता है कि नए देशों को शामिल करने के ऊपर अक्टूबर समिट में कोई बड़ा फैसला हो। इस साल का ब्रिक्स समिट अक्टूबर में रशिया में होगा और प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए दोबारा से रशिया जाएंगे। आज की 10th अपडेट आ रही है इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को लेकर। दरअसल भारत में कई बार मांग उठी है कि बीसीसीआई के पास क्योंकि काफी पैसा है इसलिए बीसीसीआई को ओलंपिक्स के प्लेयर्स को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। इसी कड़ी में बीसीसीआई ने पिछले कल एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है और अनाउंस किया है कि बीसीसीआई ओलंपिक्स के प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को 8 करोड़ 50 लाख की मदद देगा। हालांकि भारत में कई सारे लोग इससे भी नाखुश हैं और वो कह रहे हैं कि क्योंकि बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को 125 करोड़ रुपए का इनाम दिया था, इसलिए ये 8 करोड़ 50 लाख की मदद काफी छोटी है और इसको 100-150 करोड़ करना चाहिए। अब इसके ऊपर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।